दोस्तों, आप लगातार सुनते आ रहे हैं फंड के बारे में, जैसे कि पीएम आपने सुना हुआ है जो कि ऑलरेडी था, और अभी एक नया नया आ गया है पीएम केयर्स फंड जो कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। और बात यह है कि एक और फंड तो है हमारे पास जिसे हम आकस्मिक निधि कहते हैं, कंटिजेंसी फंड कहते हैं, जो कि संविधान में दायर भी है। जबकि प्रधानमंत्री के ये दोनों फंड यानी कि पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स फंड, ये दोनों तो संविधान में आते भी नहीं है। तो आखिर इन तीनों में क्या अंतर है, क्यों ये दो चल रहे हैं? और ये आकस्मिक निधि जो कि आकस्मिक समय पे ही काम आती है, आपदा के समय पे ही काम आती है, तो इसकी बात ही नहीं हो रही है। बात होती है तो ज्यादा ज्यादा पीएम एनआरएफ की हो जाती है, और ज्यादा ज्यादा हुई तो पीएम केयर्स फंड की हो जाती है जो मोदी जी ने शुरू किया था। तो आपको मैं ये तीनों चीजें समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप समझ पाए कि फंड में कैसे इस्तेमाल हो रहा है और ये तीन अलग अलग क्यों है, क्यों ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं इसे शुरू करूंगा शुरू से ही। जैसे कि आपने सुना है पीएमएनआरएफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। भाई, ये आप कह सकते हो कि ये भारत का सबसे पहला फंड है। स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहला फंड हमारे पास था वो यही वाला। ये ध्यान रखिए, आकस्मिक निधि हमारा सबसे पहला फंड नहीं है। हमारा सबसे पहला फंड था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जो कि स्वयं बनाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। और ये कब बना था? 1948 में। ये सन याद रखिए, 1948 में। और इससे जस्ट एक साल पहले, मालूम है ना आपको, एक साल पहले क्या, 1947 में तो हम आजाद ही हो रहे थे। तो जब हम आजाद हुए थे तो उस समय क्या हुआ था कि वहां से बहुत सारे पाकिस्तानी जो है भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, आ रहे थे, मतलब जो इधर जब बंटवारा जब हुआ तो इधर आने लगे जो, तो उनके लिए इंतजाम करने थे। और उनका इंतजाम करने के लिए अब तो हम अभी अभी तो आजाद हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर हम प्रेशर ये था कि भाई अभी तो मेरे पास कोई फंड जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अभी अभी तो हम आजाद हुए, तो हम कैसे क्या करेंगे, अभी तो हमारा खुद का कुछ नियम बना नहीं है। तो उन्होंने इस समय ये कॉल लिया है ना, अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक बोला कि एक फंड बनाते हैं चलो, और उस फंड में लिया सबसे योगदान, है ना। उसमें सबसे योगदान मतलब ये हो कि भाई जिसको जो लगता है इसमें योगदान दे दे, पैसे दे दे, ताकि मैं इन बेचारों की मदद कर सकूं, है ना। तो उनकी मदद के लिए उस समय उन्होंने ये कॉल लिया था। और देखिए जरा, उनके लिए हुए कॉल आज तक इस दुनिया में अमर है, भारत में हमेशा अमर रहेंगे। जब जब उनका नाम रहेगा, जब तक आप वो फंड नाम लोगे, है ना। ये लाइन याद रखें, थोड़ी देर पहले कह रहा हूं। तो बंदो, मैंने कहा आपसे सन 1948, और आपको मालूम है ना, तो फिर हमारा आकस्मिक निधि कहाँ चली गई? तो भैया, आकस्मिक निधि तो तब आएगी जब संविधान आएगा। अभी तो हम आजादी हुए थे, 1950 में हमारा संविधान हमारे सामने आ गया। उसी संविधान में उन्होंने एक निधि रख दी, ये सब देखते हुए कि नहीं भाई, आपदा के लिए और इन सब चीजों के लिए जो है हमें एक निधि यानी एक फंड तो चाहिए होगा जो सरकार की तरफ से ही हो। तो उन्होंने फिर संविधान में इसका उल्लेख भी किया, और 3 तरह की निधियां जो है उन्होंने संविधान में रखी 1950 में, है ना। तो आकस्मिक निधि 1950 में आई थी, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये उससे पहले की बात है ना। जब उन्हें जरूरत थी तो उन्होंने अपने ही नाम का एक फंड बना दिया, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। तो अब बात है थोड़ा सा 2 साल नीचे, 1950 में जब संविधान बना, और उन्होंने 3 और मालूम है ना आपको, संविधान में जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल में मैं आपको 2 आर्टिकल बता रहा हूं, एक है 266 आर्टिकल और एक है 267 आर्टिकल। 266 आर्टिकल में 2 फंड रखे गए। कौन से वो 2 फंड है भाई? एक रखी गई संचित निधि, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं इंग्लिश में, और एक रखी गई भैया लोक निधि, जिसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, है ना। ये 2 निधि रखी गई। और 267 जो आर्टिकल है उसमें रखा गया था आपका कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी को कहते हैं आकस्मिक, ठीक है। तो अब देखिए, मैं बात कर लेता हूं पहले आपको 266 आर्टिकल की, जिसमें कि 2 फंड रखे गए हैं। एक है कंसोलिडेटेड यानी कि संचित निधि, और एक रखा गया है आपका पब्लिक अकाउंट फंड। देखिए, संचित निधि भारत की सबसे बड़ी निधियों में से एक है, नो डाउट। संचित निधि क्या है? 266 के आर्टिकल में आने वाला ये संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, इसमें कौन से पैसे आते हैं? सरकार जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो उसका जीएसटी टैक्स है, चाहे वो एसजीएसटी हो यानी कि स्टेट वाला, चाहे वो सीजीएसटी हो यानी कि सेंटर वाला, जितना भी टैक्स वो लेती है वो सारा कुछ रख देती है अपने इस कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि में, है ना। और इसके अलावा अब आपको मालूम है, कभी कभी जो भारत को है किसी से उधार भी लेना पड़ता है। मान लो जैसे वर्ल्ड बैंक से हमने उधार लिया हुआ है ना, कि भाई गवर्नमेंट को लगा, मोदी गवर्नमेंट को लगा, या किसी भी गवर्नमेंट को लगा हमारे यहाँ जो रहे हैं कि भाई हमें और भी पैसे की जरूरत है। तो जब वो उधार यानी कि ऋण यानी कि लोन लेते हैं, तो वो भी तो पैसा ही आया है उनके पास, तो वो पैसा कहाँ रखेंगे जब इतनी सारी निधियां हैं? तो जब वो सरकार कोई लोन लेती है तो उस लोन का पैसा भी वो संचित निधि में ही रखते हैं,
है ना। और मान लो कि उन्होंने किसी को पैसा दिया हुआ है और उससे कोई इंटरेस्ट आता है, बनी बात है, किसी के पास पैसा जमा करोगे तो उससे कुछ ब्याज मिलता है, तो ब्याज भी तो एक पैसा ही हुआ, तो वो पैसा कहाँ रखा जाता है, तो ब्याज से मिलने वाला पैसा भी वो संचित निधि में रखते हैं। तो संचित निधि में क्या क्या चीज आ गई दोस्तों, एक रेवेन्यू यानी कि टैक्स पूरा जितना भी है वो सब कुछ संचित निधि में आता है। और आपका जो लोन लिया है, लोन का वो जो पैसा है, किसी से उधार लिया, चाहे वर्ल्ड बैंक से लिया हो, चाहे आरबीआई से लिया हो, चाहे IMF से लिया हो, बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो भी लोन लिया वो भी इसी में आएगा। और आपका जो आप आरबीआई से लेते हो पैसा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी सरकार लेती है कभी कभी पैसा, है ना, क्योंकि नोट तो वही छापते हैं, तो उनसे भी उधार लेने वाला मामला, तो वो भी वो सारा कुछ यहाँ आ गया। संचित निधि जो होती है ये किसके अंडर में काम करती है भैया, ये काम करती है संसद के अंडर में, है ना। संसद यानी कि पार्लियामेंट के अंडर में काम करती है। अब पार्लियामेंट क्या होता है तो ये मालूम चलना चाहिए। पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ये तीनों के अंडर में है। अगर आपको संचित निधि में से पैसा निकालना हो तो आपको पहले संसद में पूछना पड़ेगा, है ना, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और संसद से अप्रूवल लेने का मतलब क्या है कि भाई एक विधेयक लेके आओ, क्योंकि संसद यानी लोकसभा यानी राज्यसभा, और वो बिना बिल के बात सुनते नहीं है। आपको एक बिल बनाना पड़ेगा, उस बिल में सब बताना पड़ेगा कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए, आप कहाँ कहाँ खर्चा करना चाहते हो। जब आप ये सब बता दोगे तो ये जैसे विधेयक डाल दोगे वहां पर, तो अब हम सुनेंगे, उसे पास करेंगे, तब आप इसमें से पैसा निकाल लोगे। तो ये जो विधेयक आप लेकर के आए थे इसे कहते हैं मनी बिल, यानी कि बजट। सुना है आपने बजट? तो बजट में क्या बताया जाता है, बजट में यही तो बोलती है ना सरकार, चिक 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 कि हम यहाँ खर्चा करने वाले हैं, इस तबके को मजबूत करने वाले हैं। तो ये जो पैसा वो निकालते हैं कि भाई MSME को हमें मजबूत करना है, ये करना है। तो जो भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा होगा लोकसभा में खड़े होकर के बजट पेश करते वक्त, तो वो जिस पैसे की बात कर रही है कि मैं यहाँ खर्च करूँ, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा आएगा संचित निधि से। आप समझ गए? तो ये वही बजट का पैसा है, जैसे आप मनी बिल भी कहते हो। और मनी बिल हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट होता है, राज्यसभा में 14 दिन के अंदर से पास करना होता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति को भी इसमें साइन करना पड़ता है। मनी बिल कभी भी रुकता नहीं है, वो पास होता ही होता है, इसीलिए बजट कभी भी रोका नहीं जा सकता है ना, उसे पास करना ही पड़ता है। तो आप समझ गए कि बजट का सारा पैसा जो है संचित निधि, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है संचित निधि। बिना संविधान के अप्रूवल के एक पैसा निकाला नहीं जा सकता, और उनके बिना अप्रूवल के इसमें एक पैसा डाला नहीं जा सकता, दोनों के लिए वो करना पड़ता है। तो ये तो हो गई बात भैया संचित निधि की। अच्छा, अब अगला आता है आपका लोक निधि, यानी कि पब्लिक अकाउंट फंड जो होता है। इसमें क्या आता है, जब सारा कुछ उसमें चला गया तो ये किस काम का, लोक निधि, पब्लिक अकाउंट। तो देखिए आपने इसमें, अब सारे टैक्स तो वहां चले गए, तो इसमें क्या बचा भाई, इसमें आपने EPF सुना होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, है ना, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य को सोच करके अपनी निधि यानी कि फंड इसमें रख देते हैं। ये काम कैसे करता है भाई, EPF आता है लोक निधि में। तो EPF होता क्या है, जैसे मान लो कोई सर्विस वाला बंदा है, वो सर्विस कर रहा है ना, और अगर वो सर्विस कर रहा है तो वो कुछ पैसे अपनी सैलरी में से कटवा देता है, जैसे कुछ परसेंट कटवाता है, और वो कुछ परसेंट है 12.5%, अपनी सैलरी का बेसिक का 12.5% वो कटवा देता है, और ये कहाँ चला जाता है, ये लोक निधि में हो जाता है। तो क्या बस इतना है? नहीं, आप जिस इंस्टीट्यूट के नीचे काम कर रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ONGC हो, जो भी हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट भी आते हैं। तो आपने अगर 12.5% कटवाया है तो सेम अमाउंट 12.5, जितना मान लीजिए कि आपका 12.5% जो है वो 2,000 रुपए है, यानी 2,000 रुपए आपकी सैलरी से कट के लोक निधि में चले गए। 2,000 रुपए और आएंगे, ये देगा जिसके नीचे आप नौकरी कर रहे हो, इंस्टीट्यूट भी 2,000, 4,000 हो गए। अब साल भर ये बना रहेगा, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब साल भर अगर ये पैसा वहां पे रखा रहा तो इस पे फिर लोक निधि ब्याज भी जोड़ देती है, यानी कि 8.7 का ब्याज। अब 4,000 पर 8.7 का ब्याज और रख लो तो आपको कितना फायदा है। तो ये माना जाता है कि जब कोई बंदा अगर 25 साल से नौकरी में लगता है और लोक निधि में जो है अपने पैसे कटवाता रहता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे जो लमसम अमाउंट मिलता है वो 1.3 करोड़ है, 1.3 करोड़, बहुत बड़ी बात है। तो ये समझ गया ना, तो भविष्य को सोच करके कि भाई मैं बाद में अच्छे से खा सकूं बैठ के कुर्सी में, है ना, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो वो पैसे मेरे काम आएंगे, आते रहे मुझे, तो इस वजह से ये EPF बनाया गया। तो EPF, तो आप समझ गए कि आपके दादा दादी जो भी रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन ले रहे हैं, समझ जाइए कि ये लोक निधि से आ रहा है ना, लोक निधि में सारा कुछ वहां पर उन्होंने जमा किया था। ये संचित निधि नहीं थी, ठीक है, लोक निधि थी ये। तो रिटायरमेंट वाले सारे चले गए यहाँ पे। तो ये तो था 266 आर्टिकल। अब आ जाता है 267 आर्टिकल में। 267 आर्टिकल में क्या दिया है दोस्तों, मैंने आपसे अभी भी कहा, उसी में रखा गया था आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसके अंडर में आती, पहले सुन लीजिए, कंटिजेंसी फंड कहते हैं आर्टिकल 267। ये आता है राष्ट्रपति के अंडर में। हाँ, इसकी देखरेख फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, लेकिन ये होता है प्रेसिडेंट के अंडर में है ये आकस्मिक निधि।
निधि। आकस्मिक निधि क्यों बनाई गई है कि भाई मान लो कि कहीं बाढ़ आ गई, आपदा आ गई है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, दुर्घटना हो रही है कहीं पर, है ना, तो तुरंत तो हमें रिलीफ देना पड़ेगा, तुरंत हमें मदद करनी पड़ेगी। अब हम ये तो नहीं कि कहीं बाढ़ आ गई और हम लगे बिल देने में कि भाई वहां बाढ़ आ गई है तो उसमें एक क्वार्टर खड़े करने में इतना लगेगा, इतना टाइम तो होगा नहीं। इसीलिए आप आकस्मिक निधि के लिए, कोई आकस्मिक निधि में से कुछ निकालने के लिए पैसा कुछ भी पूछना नहीं पड़ता है। अगर कहीं बाढ़ आई तो तुरंत निकाल लो, है ना, हमारी सरकार को बिल्कुल पूछना नहीं पड़ेगा, ना ही उसके लिए कोई बिल लगाना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई आकस्मिक निधि की। अब देखिए, इतना सुनने के बाद आपको समझ में आ गया हो कि भाई आकस्मिक निधि जब ऑलरेडी बनी हुई है तो फिर पीएम 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 क्यों कर रहे थे। देखिए, पीएम एनआरएफ तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि पीएम एनआरएफ तो भाई उस समय तो आकस्मिक निधि ही नहीं थी, वो सबसे पहला ही था और वो जरूरत आप समझ चुके कि पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, इसलिए उसे बनाना पड़ा था। तो उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड कर दो, है ना। तो अब बचा ये भाई आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि से क्यों नहीं हम लड़ लेते कोरोना के लिए। भाई देखिए, आकस्मिक निधि की एक लिमिट है। आकस्मिक निधि में जो पैसा जोड़ा जाता है वो सिर्फ 500 करोड़ है, और पैसा उसमें कितना रखा जाएगा ये संसद तय करती है, ये कोई और तय नहीं कर सकता है। मतलब संसद ने तो अभी जो उसकी लिमिट है वो 500 करोड़ है ना। और आपको मालूम है कि कोरोना से लड़ने के लिए इतने पैसे कम पड़ते हैं। और बात है कि अगर उसमें चेंज करना है तो फिर विधेयक लाओ, ये लाओ, वो लाओ। और फिर कोरोना के चलते अभी सबको घर में रहने के लिए मना किया गया था, इसलिए बैठकें हो नहीं सकती थी। और जब बैठकें हो नहीं सकती थी तो इसमें चेंज कर नहीं सकते थे, और अगर चेंज नहीं सकता था तो फिर आप समझ चुके हैं कि 500 करोड़ की इसकी लिमिट फिक्स हो गई है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आकस्मिक निधि को कोरोना की फाइट में इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, उसके जो उसमें जो 500 करोड़ रखे हैं वो तो हम यूज करेंगे जरूरत आने पर। तो एक एक करके हटाते चले जाइए, है ना, कि क्यों आप समझ में आएगी पीएम केयर्स फंड क्यों बन गया, आपको ये जानना है। अब आ जाते हैं भैया वापस से पीएम केयर फंड्स में, और ये समझ लेते हैं कि पीएम एनआरएफ क्यों नहीं चल रहा है, जब पीएम एनआरएफ तो आज भी है और पीएम केयर फंड तो आज भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि क्या सर हम पीएम एनआरएफ जो बना हुआ था क्या उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर तो पीएम केयर्स फंड, देखिए कंटिंजेंसी तो आप समझ गए, आप हटा सकते हो उसे। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, पीएम एनआरएफ के भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, और पीएम केयर्स फंड के भी जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। दोनों के ही जो है प्रधानमंत्री हैं। ये वाला भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, पीएम एनआरएफ, और पीएम केयर्स फंड भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। इनकम टैक्स के दायरे में क्यों नहीं आता, क्योंकि ये दोनों एक ट्रस्ट है। आपने नाम सुना होगा, जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इनमें जो पैसा आप जमा करते हो ये ट्रस्ट के रूप में इसे इकट्ठा करते हैं ना, ये ट्रस्ट होते हैं। तो जितने भी ट्रस्ट, आपने सुना ना साईं बाबा के मंदिर में आपने देखा होगा कि इतने इतने 1000 करोड़ के मुकुट चढ़ रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं, लिबास चढ़ रहे हैं, तो क्या उनपे कुछ टैक्स लगेगा? कुछ भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक सही ट्रस्ट है ना। और अगर वो ट्रस्ट है तो उसमें से एक पैसा भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। तो इनकम टैक्स ने जिस चीज को भी ट्रस्ट कहा होगा वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। सेम तरीके से पीएम एनआरएफ भी एक ट्रस्ट है और पीएम केयर्स फंड भी एक ट्रस्ट है। तो आप समझ चुके हैं इनमें नहीं आना है। तो क्या इनके लिए बजट में कुछ पेश होता है? नहीं। बजट में जिन 3 निधियों की बात होती है वो संविधान में लिखे हुए हैं, और पीएम एनआरएफ और पीएम केयर्स फंड ये दोनों ही संविधान में लिखे हुए नहीं है ना। और अगर ये संविधान में लिखे हुए नहीं है तो बनी बात है बजट से आप इनमें कुछ भी पैसे एलोकेट नहीं कर सकते। ये टोटल चलते हैं जन सेवा के आधार पर। इसमें भी जनता ही पैसा जमा करेगी, और पीएम केयर फंड में भी जनता ही पैसा जमा करती है, योगदान के रूप में चलते हैं, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं। हम अब अच्छा, एक देखिए, एक और सबसे बड़ी चीज जो आप समझ पाए वो ये है कि पीएम एनआरएफ जो है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो बनाया गया था, उसकी जो मिनिमम राशि थी वो 100 रुपए थी। मतलब इतना तो जमा करना ही पड़ेगा, 100 रुपए। अगर किसी को योगदान देना है तो 100 रुपए तो देना ही होगा, इससे नीचे नहीं दे सकते हो। लेकिन जो पीएम केयर्स फंड जो मोदी जी ने बनाया है, इसमें 100 रुपए की लिमिट नहीं है, इसमें 10 रुपए की लिमिट है। यानी कि छोटे से छोटा, गरीब से गरीब बंदा भी बिल्कुल इसमें योगदान दे सकता है। तो इसका एक ये बेनिफिट है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है ना, तो वो तो ये तो जब संविधान में लिखे नहीं तो इनके लिए तो विधेयक लाना नहीं पड़ेगा। तो मोदी जी चाहे तो ये पीएम एनआरएफ में ही 100 की लिमिट को हटा करके 10 रख सकते थे। आप बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल कर सकते थे। फिर ये नया नाम क्यों बनाया गया है, ये हर जगह चर्चा में देखिए मैं समझाता हूं। दोस्तों, बात इसकी नहीं है कि ये नया क्यों बनाया गया है और इसमें चेंज नहीं हो सकता है ना। बात होती है एकजुटता की। वो इंडियंस को, देखिए, हमने जो भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, इंसानों ने जो भी हमने इसके साथ खिलवाड़ किया, आज उसी को हम भुगत रहे हैं। आज उसी की वजह से हम बंद हैं। कभी हमने उन्हें पिंजड़े में बंद किया था, आज हम खुद पिंजड़े में बंद हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं जो भरपाई है वो इंसानों को करनी ही पड़ेगी। तो पीएम मोदी जी चाहते हैं कि भारत ने जो एकजुटता दिखाई है,
है ना। ये इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगी कि प्रधानमंत्री ने एक आवाज दी और पूरा भारत जुड़ गया। प्रधानमंत्री को ये मत देखिए कि वो किस पार्टी का व्यक्ति है। आप इंडिया की एक बड़ी प्यारी लाइन है कि मुसीबत के समय पे तो एक तिनके का भी सहारा हो जाए तो बहुत है, तो समझ जाओ कि वो एक तिनका ही है ना। जब तिनके का सहारा बहुत होता है तो फिर वो तो पीएम है, तो उनका सहारा तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस लाइन को या इस पल को दुनिया में हमेशा के लिए अमर करने के लिए, है ना, हमेशा के लिए अमर करने के लिए कि इंसान कभी भी अब जब हद से बाहर जाए तो उसे ये पल याद आए, और जब जब उसे ये पल याद आएगा तो इस पल को याद करने में एक और चीज हमेशा सहायक होगी, पीएम केयर्स फंड, है ना। ये बिल्कुल मत सोचिए ऐसा कि पीएम एनआरएफ में पैसे नहीं आ सकते थे, इतने बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन ये पीएम एनआरएफ याद दिलाता है उस पल की जब हम आजाद हुए थे और हमने उसको याद दिलाया था, ठीक है। तो ये उसकी पहचान बन गए हैं। तो हम इसीलिए अब जब भी कोई विस्थापित होता है तो हम आज भी उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उस तरह से पीएम केयर्स फंड भी अगर इतिहास में हमेशा रहेगा तो आगे आने वाले लोग भी इसे जब पढ़ेंगे कि हाँ भाई किसी प्रधानमंत्री ने ये बनाया था और देखिए जरा क्यों बनाया था, तो कहने का मतलब ये इंडियंस के एकजुटता का प्रतीक है ये नया नाम, है ना। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम तो ऐसा है कि इलाहाबाद का नाम भी बदल करके प्रयागराज रख दिया गया, तो प्रयागराज क्यों रख दिया गया भाई, है ना। क्या वहां के लोग बदल गए प्रयागराज नाम रख देने से? नहीं, वो तो वही है, वही कॉलोनी है, वही सब कुछ चल रहा है। तो नाम क्यों बदला गया? भावनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भावनाएं। इतिहास में उसका नाम प्रयागराज ही था, लेकिन बीच में किसी चीज के चलते उसे बदल दिया गया। उस बदल देने की वजह से वहां के लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है, नाम बहुत मैटर करता है, बस उसी आस्था को कायम करने के लिए बनाया गया। सेम तरीके से हम इंडियंस की इस आस्था को बनाए रखने के लिए कि हमने एकजुटता दिखाई है, योगदान दिया है, उन्होंने एक नया फंड क्रिएट कर दिया, उसका नाम रख दिया है पीएम केयर्स फंड, है ना। दिस इज द ओनली रीजन कि उन्होंने एक नई चीज बनाई है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काम ऐसा नहीं कर सकता है। इतिहास में जब कोई इसे याद करे, याद क्या करे, ये याद रहे, इसलिए उन्होंने अपने नाम से एक फंड बनाया हुआ है ना। मतलब उन्होंने एक केयर्स फंड यानी कि पीएम केयर्स फंड बनाया हुआ है, उसकी लिमिट बहुत कम रख दी है। ये लिमिट कम रखने का उनका सिर्फ एक ही औचित्य कि हम 130 करोड़ लोग हैं, अगर इनमें से मैं बोलता हूँ 100 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग, आप जितने गरीब हैं उनको भी हटा दो एक बार को, आप गरीब से गरीब इंसान भी 10 रुपए दे ही सकता है, ये सबको पता है। तो सोचिए जरा, अगर 1 रुपए भी कोई देता तो ही 130 करोड़ रुपए आ जाता, अगर 10 रुपए देंगे तो कितना आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो ये योगदान की तरह है, इसमें से प्रधानमंत्री जब चाहे उस राशि को निकाल सकते हैं और वो उसी में से इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। आपने देख ही लिया था, रतन टाटा जी के ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने अकेले ने खुद रतन टाटा जी ने अपने हिस्से से फिर 500 करोड़ रुपए, तो 2000 करोड़ तो उन्हीं के दिए हुए हो गए, और ऐसे बहुत सारी हस्तियों ने उसमें पैसे दिए हुए। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, आपको कुछ ना कुछ जो मेरे बस में है वो सिखाता रहूंगा। बस इसी के साथ गाइस, जय हिंद, जय भारत।